तो जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी लोग अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से आए हैं ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि अब कोशिश ये रहेगी कि आगे की वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो पिछली क्लास में जो हम लोग सीखे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, वहाँ हम लोग उसके बेसिक फंडामेंटल के बारे में सीखे थे। आज उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और वहाँ आज जो हम सीखेंगे वो कंसेप्ट होगा कि मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया गया हो, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कितने पार्ट्स होते हैं। मतलब कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम, तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे में सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड्स किसे कहते हैं, आयंस की क्या उसमें रोल होती है, केटाइन क्या है, रिडाइन क्या कहते हैं, केटाइन क्या है, रिड आयन क्या है, ठीक है, उसकी फंक्शन कैसे होते हैं, वो किस तरह से अटैचमेंट होते हैं। क्योंकि ये सारा काम जो होता है आईयूपीएससी जब नोमेनक्लेचर लिखते हैं क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का, वहां पर ये सब काम आते हैं। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले आपको ये सिखाएंगे कि कोई भी अगर क्वाड्रेशन कॉम्प्लेक्स है, तो उस क्वाड्रेशन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट होगा, ये जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे टर्म्स पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में यूज होने वाले टर्म्स हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले हेड डालते हैं कि सम इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंस some important terms used in coordination in coordination केमिस्ट्री। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म हम यूज करेंगे उनके बारे में सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो सबसे पहला जो है वह है आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है और वो कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसके चारों तरफ से जो भी क्या कहते हैं, अगर कोई कंपाउंड अगर एलिमेंट उसे घिरा हुआ है, तो जिससे वो सारे एलिमेंट्स अटैच्ड होते हैं वह कहलाते हैं सेंट्रल एटम। क्या कहेंगे कि ऐसा मेटल एटम या आयंस होते हैं कि जिसके चारों तरफ से जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। तो कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम आयन या सेंट्रल मेटल या सेंट्रल द मेटल एटम। ठीक है। तो मेटल एटम होता क्या है, जो सेंट्रल मेटल है और ये आयंस है, तो वो क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसके चारों तरफ से जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जो है कि जो लिगेंड्स होते हैं वह अटैच्ड होते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल और आयन। तो आपका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द मेटल और आयन, इसका डेफिनेशन होगा द मेटल और आयंस, द मेटल और आयंस, सब साथ साथ में लिखते चलो अच्छा रहेगा। मेटल और आयंस to which the metal and ion, to which certain atom or groups of atoms, इसी को आगे चलकर हम लोग लिगेंड्स कहते हैं, कॉल्ड लिगेंड्स आर permanently attached in a coordination manner या coordination compound is called central metal ion। और सेंट्रल मेटल, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन।
ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे ये इसका बेसिक डेफिनेशन होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कोई भी मेटल या आयन्स हो, ठीक है, जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ, वो चारों तरफ से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो पोटेशियम सिल्वर AgCN2, ये मान लो एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। तो जब इसको आप तोड़ोगे तो इसमें देखोगे कि पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ आता है, ठीक है, सिल्वर जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ आता है, और साइनाइड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ आता है, Cn-1 पे काम करता है, ठीक है। तो जब इसको आप तोड़ोगे तो ये टूटता है K प्लस AgCN- पे, एक Cn यहाँ पे 2 है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये टूटेगा Ag प्लस में, क्योंकि एक प्लस इसका और Cn का जो है वह आपका यहाँ पे क्या है, Ag A प्लस है, ठीक है। तो Ag एक प्लस में यहाँ पे हो गया, और यहाँ पोटेशियम प्लस में हो गया, और Cn जो है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये सिल्वर है, ये सिल्वर की तरफ से यहाँ पे Cn जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। यहां से सिल्वर से Cn क्या जुड़े रहते हैं, और साथ में इसके पोटेशियम आयन पाए जाते हैं। तो यहां पे जो Cn है, Cn जो होता है वो सिल्वर के साथ अटैच्ड होता है। आई बात समझ। तो ये सिल्वर जो है वो क्या है, कहलाएगा, यही सिल्वर आपका कहला जाएगा सेंट्रल मेटल, यही सिल्वर हो गया आपका सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल क्या होता है कि जो एक सेंटर में बैठा हुआ एक एलिमेंट होता है, जिसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। और सेंट्रल मेटल से ध्यान रखेंगे, इससे का दूसरा परिभाषा होता है, अगर इसी का सेकंड पार्ट में हम एंट्री करते हैं तो कहते हैं कि सेंट्रल मेटल से जो एलिमेंट्स जुड़े हुए रहते हैं, सेंट्रल मेटल से जो भी एलिमेंट्स जुड़े हुए रहते हैं वही आगे चलकर लिगेंड्स कहलाते हैं। क्या होते हैं कि सेंट्रल एटम से जो एलिमेंट्स जुड़े हुए रहते हैं उसी को हम लोग लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। या लिगेंड्स जिस एलिमेंट से जुड़ा होता है, या लिगेंड्स जिसको बाउंड करके रखता है, वह सेंट्रल मेटल कहलाता है, या सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयंस कहलाता है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में एक कहते हैं ना कि बेटी रोटी का रिलेशनशिप है, ठीक है, कि सेंट्रल एटम और लिगेंड्स दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। और ये दोनों क्या होते हैं कि एक जो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि इसके चार्जेबल नेचर होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो अटैचमेंट होती है वो अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर लिगेंड्स जिससे जुड़ा हुआ है, यानी कि लिगेंड्स के चार मतलब कि लिगेंड्स जो है वह जिसको बाउंड करके रखा हुआ है वह सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयंस होता है। और सेंट्रल मेटल आयंस जिसके द्वारा घिरा हुआ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं लिगेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा डेफिनेशन। अब इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, वो होता है आपका लिगेंड्स। हमने अभी बताया लिगेंड्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स होता है कि द मॉलिक्यूलर और आयन स्पीसीज व्हिच डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड लिगेंड्स। तो क्या आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द मॉलिक्यूलर और आयनिक स्पीसीज which gets directly attached to the central metal atom directly attached to the central metal atom or ion during the formation of complex is called ligands, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल और आयन
जो कि क्या करता है कि किसी भी सेंट्रल मेटल आयन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, उसी को हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जामों में डेफिनेशन जो होते हैं वो कई बार पूछे जाते हैं। तो अभी हमने एक एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, सभी एग्जांपल दे दें कि अगर K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, K4 FeCN6। अगर आप K4 FeCN6 में देखोगे तो ये जो Cn है, ये जो Cn होता है वह आपका माइनस चार्ज के साथ आता है, इसे हम लोग नेगेटिव आयंस कहते हैं। किस में आता है ये? नेगेटिव चार्ज के साथ आता है। ठीक, तो ये जो Cn नेगेटिव चार्ज के साथ आया तो ये हो गया आपका लिगेंड्स। और यहां पर फेरस क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया और आपका Cn जो हो गया वह लिगेंड्स हो गया। ठीक है, तो लिगेंड्स मिल गया और आपका क्या मिल गया? सेंट्रल मेटल एटम मिल गया। अब इसके बाद को जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है उससे हम लोग करते हैं। अब देखो सबसे बड़ी चीज है ये लिगेंड्स जो होते हैं, ध्यान रखेंगे लिगेंड्स जो होते हैं, थोड़ा सा एक चीज और आपको बता दें कि लिगेंड जो होते हैं वो जो डायरेक्टली बॉन्ड या एटम्स के साथ जुड़े होते हैं तो उनके पास हमेशा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि लिगेंड्स के पास हमेशा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का। भाई इसीलिए तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसके पास ये जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये सबके सब अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लोन पेयर जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो लोन पेयर में डोनेट करते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि ए और बी है, ठीक है, और ए और बी ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सिर्फ इनको ये आपस एक इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है, ध्यान रखेंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन, अगर कोई किसी के पास अपने स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक दूसरे व्यक्ति की जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, जैसे में सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन क्या कहता है कि हमें स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए 8 चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसका जो होता है 2, 8 और 7, आखिरी मोस्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का जो होता है वो होता है 11, 2, 8 और 1। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में चूंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स को अपने स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए, इनर्ट गैस के श्रेणी में आने के लिए उसे आखिरी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आखिरी घर में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्लोरीन के पास क्या होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम के पास जो होता है वह 1 ज्यादा होता है। तो सोडियम कहता है कि भैया तू एक काम कर, 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, जब 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो ऐसे बीच में क्या होता है कि कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, उसको जरूरत था। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि यही कहानी कुछ और हो जाए, और क्या हो जाए कि मान लीजिए कि अगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि आयनिक बॉन्ड है, लेकिन अगर सपोज करो कि ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अगर आप कैल्शियम को देखोगे तो कैल्शियम का होता है 2, 8, 8 और 2। ठीक है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। और वहीं ऑक्सीजन को देखोगे तो होता है 16, 2, 8 और 6। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे, बड़े गौर से देखोगे तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट में जो होते हैं 8, 2, 10, 18, 2, 20, इसके आउटर मोस्ट में अगर कैल्शियम को देखोगे तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वहीं जो ऑक्सीजन है, उसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में जो होते हैं वह आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको 8 करना है, और कैल्शियम जो है अपना जो होता है उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 रहना है। तो कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको, लेकिन बात होती है कि भाई 2 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो कहा कि देखो तुमको जब जरूरत पड़ेगा तो हम दे देंगे, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम ले लेंगे। ठीक है, तो क्या करता है, कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो ऑक्सीजन इसके साथ शेयरिंग करता है, और कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को आगे चलकर हम लोग कहते हैं
शेयरिंग से बनना, शेयरिंग बॉन्ड होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया, आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया। ध्यान रखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड ये हमेशा जो होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को खासकर कहा जाता है कि ये समान नेचर के बीच में बनने वाले बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे में अगर मान लो कई बार कहा जाता है कि कैल्शियम ऑक्सीजन के बीच में, कैल्शियम ऑक्सीजन के बीच में कई बार आपके एग्जामों में पढ़ोगे तो इसमें जनरली जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे थोड़ा सा गलत साबित कर दी जाती है कि नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है यहां पे नहीं बनते। तो हम पूछिए कि ठीक है कोवैलेंट बॉन्ड का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, तो कहा कि देखो कोवैलेंट बॉन्ड अगर समझना है ना, ये भी एक आयनिक बॉन्ड है कैल्शियम ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि ये पॉजिटिव फुल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन फुल नेगेटिव होता है, इनके बीच में भी जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड ही बनते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि ठीक है आप कोवैलेंट बॉन्ड का बेस्ट एग्जांपल, तो याद रखो कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा जो होता है वो सेम नेचर के कॉम्प्लेक्स के बीच में बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा सेम नेचर के कॉम्प्लेक्स के बीच में बनता है। पूछे समझ में नहीं आया, कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा समझो ऑक्सीजन जो था उसके आउटर मोस्ट में कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो कहा ठीक है, तो ऑक्सीजन आता है कहता है कि चलो हमारे आखिरी घर में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी जो है वो आखिरी घर में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कहता है कि अगर चलो हम आपस में ही क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। अब देखोगे कि इनके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इनके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ये होता है कोवैलेंट। तो ध्यान रखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा सेम नेचर के कॉम्प्लेक्स के बीच में बनता है। सेम नेचर हो, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। लेकिन इसमें एक एग्जांपल, बड़ा कंफ्यूजियस एग्जांपल एक हमारे पास है। आपने देखा होगा HCl को। अब आप पूछा जाए कि HCl में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कहोगे कि सर इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में जो होते हैं वह आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन जो है वह फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, क्लोरीन जो है वह 17th ग्रुप का मेंबर है। फर्स्ट ग्रुप का मेंबर मतलब हो गया है कि ये मेटल ग्रुप है और यह हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप होता है। यही ना होता है ये कहानी इसका। फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, मेटल होता है। 17th ग्रुप का मेंबर है, वो नॉन मेटल कैटेगरी में आते हैं, क्या होते हैं वो इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं। इसका नेचर ही होता है ये इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं। हम पूछे फिर, तो कहा कि हाइड्रोजन जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां से ये H+ और ये Cl- बनेगा। तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्ड को तो भी हम लोग को आयनिक बॉन्ड कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए इसको हम लोग को? आयनिक बॉन्ड कहना चाहिए। पर एग्जाम में बड़े चालाक होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक बॉन्ड में HCl को डाल देते हैं और कहते हैं कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयनिक बॉन्ड, और उसमें एक HCl एग्जांपल देते हैं। तो HCl जो होता है वो आयनिक बॉन्ड में नहीं आता है। आप क्वेश्चन करोगे क्यों? तो इसीलिए कि आपको याद होगा कि जब हम आपको पढ़ाए थे कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल, तो वहां पर एक बड़ा अच्छा चीज बताया जाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोजन जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लेने की भी टेंडेंसी होती है। जब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी तो ऐसे कहानी में कॉम्प्लेक्स क्या होगा कि ये जब HCl बनता है तो वो हाइड्रोजन 17th ग्रुप का मेंबर बन जाता है, और वहां इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने की जगह पर लेने की टेंडेंसी हो गई। तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप के मेंबर के साथ साथ हाइड्रोजन 17th ग्रुप का भी मेंबर है। इसीलिए यहां पर जो HCl बॉन्ड जो बनता है, HF बनता है, HBr बनता है, HI बनता है, ये हाइड्रोजन माना जाता है कि दोनों सेम ग्रुप के मेंबर है। 17th ग्रुप का भी हाइड्रोजन मान लिया जाता है और बाकी 17th ग्रुप का ये तो है ही है। तो इसीलिए दोनों जो होते हैं वो सेम नेचर के होते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों? तो इसीलिए हाइड्रोजन जो होता है वो क्लोरीन या फ्लोरीन की तुलना में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ मतलब हमारे पास 5 रुपये कर्जा है और तुम्हारे पास अगर 7 रुपये कर्जा है तो तुम हमसे ज्यादा नेगेटिव में हो ना, तो हम तुमसे 2 रुपये पॉजिटिव है कि नहीं। यही कंसेप्ट इसमें काम करता है। ठीक है, तो HCl, HBr, HF ये कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं होते, ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब यही बात क्या होती है, आती है बात कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। तो कहता है कि मान लो कि किसी व्यक्ति के साथ जाते हो, ठीक है, A और B जो है कॉम्प्लेक्स है,
और ए के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अपने स्टेबिलिटी पूरा कर लेता है। ठीक है, जैसे में अगर NH3 को देखो, NH3 को देखोगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में जो होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहां पे ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना लिया। अगर आप BF3 को देखोगे तो BF3 में क्या होता है कि यहां पे ये BF3, इसके आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे BF3 का मतलब नहीं कि बॉयफ्रेंड नंबर 3। ठीक है, इसका मतलब मत समझ लेना कि हाँ बॉयफ्रेंड नंबर 3, चेहरे पर स्माइल आई गई आपकी, ना लाइक। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि ये BF3 है। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, पर इसके आउटर, अब 6 इलेक्ट्रॉन तो इसका टोटल कंप्लीट हुआ है, पर ये जनरली थर्मोडायनेमिकली ये स्टेबल है नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और बदले में कुछ नहीं लेता है। तो मतलब कि ये NH3 है। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह BF3 को देता है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट क्या होता है कि अपना कोई भी कंप्लेक्स अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है, बदले में कोई इलेक्ट्रॉन उससे नहीं लेता है, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा याद रखेंगे कि जो शेयरिंग होती है वो खास करके वो मेटल को दी जाती है, और वही जिसको दी जाती है वो सेंट्रल मेटल कहा जाता है। ठीक है, और ये बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड मानी जाती है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए, तो हमने कहा कि जो ये लिगेंड्स होते हैं, अब आते हैं फिर हम लिगेंड्स के पास। हमने कहा कि जो भी लिगेंड्स होते हैं, याद रखेंगे ये लिगेंड्स हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह शेयर करते हैं। जैसे में NH3 हो गया, अभी हमने दिखाया एग्जांपल में, NH3 हो गया, या आपका H2O हो गया। H2O के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनेट करने के लिए। ठीक है, या आपके पास NH2 हो गया। ठीक है, या आपके पास ये किसी तरह से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। एंड क्या कहते हैं, इथाइल डायमीन, आपने पढ़ा होगा, इथाइलिन डायमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, इसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिन डायमीन। याद रखना, फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका नाम होता है इथाइलिन डायमीन। ठीक है, तो ये इथाइलिन डायमीन हो गया। इसी को हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, इसको हम लोग कहेंगे EN। आपके एग्जाम में कब क्या करता है ना कि IPSC नाम पूछता है और उसके बीच में EN लिख देता है, तो EN का नाम ही होता है इथाइलिन डायमीन। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो कि फ्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में जो होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या करता है कि अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, तो इसके पास चार्जेज हो जाते हैं। तो F- हो गया या CN- हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं वह आपके लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लिगेंड्स के कंसेप्ट जो होंगे वह समझ में आ गए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़कर हम लोग चल रहे हैं कहां पे, कॉम्प्लेक्स आयन के पास। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पेसीज होते हैं, जो एक यूनियन बनाते हैं, क्या होते हैं, एक यूनियन बनाते हैं कॉम्प्लेक्स के साथ, वही कहलाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स आयन। तो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसीज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम व्हिच वन और मोर लिगेंड्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। तो आप एक काम को डेफिनेशन लिख लो, कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन, या इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसी का नाम होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, लिखिए कि द इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसीज formed by the union of a central metal atom or ions which central metal atom or ions
सेंट्रल मेटल एटम और आयंस विथ वन और मोर ligands is called complex ion, is called complex ion। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन किसको कहते हैं? तो कहा कि जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पीसीज होते हैं जो एक सेंट्रल मेटल के यूनियन से मिलकर बने होते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसमें ध्यान रखें कि उसमें कई सारे लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। एक बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो किस तरह के होते हैं? वो कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरली जो होते हैं वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकते हैं और एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे में अगर आपको हम बेहतर तरीके से समझाते हैं कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, ये मान लो कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसको जब आप तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद क्या टूटेगा कि K4 K पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, और जब ये टूटता है तो दो भाग में टूटेगा, एक टूटेगा 4K प्लस, ठीक है, 4K प्लस, और FeCN6 4 माइनस। आई बात समझ? तो K प्लस और FeCN6 4 माइनस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कहला है, यानी ये जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आयनिक कॉम्प्लेक्स। एक आयन का कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार, इसकी आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होती। आई बात समझ में? तो ये बन गया K4FeCN6, यही होता है आपका आयनिक कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स आयन। अब आप इसको देखोगे तो इसके ऊपर जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? एनायन कहते हैं, एनायन। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोल देंगे इसका नाम? एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस। तो कहते हैं कि जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग कह देंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन जैसे में अगर मान लीजिए कि मेरे पास है बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे में आपको F2 या आपके पास कॉपर CuNH3 का होल 4 2 प्लस, तो इसके ऊपर 2 प्लस है तो इसको हम लोग कह देंगे कैटायनिक, CATIONIC, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो इसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। तो इस तरह से कई सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, तो याद रखेंगे एनायनिक को कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन की पहचान इसके ऊपर ये चार्ज डिसाइड करती। ठीक है, कि अगर ये चार्ज डिसाइड कर दिया, जैसे मान लो अगर इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जैसे ये होता है F2, तो F2CuNH, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं आपके, जैसे मान लो F2CuNH3 का होल 4, तो ये जब टूटेगा तो 2F माइनस में टूटेगा और बनेगा क्या? CuNH3 होल 4 2 प्लस। समझ में आया? तो यहां पे 2 प्लस हो गया, तो इसीलिए यहां पे जो प्लस हुआ ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखें। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायनिक और एक होता है एनायनिक। ठीक है, अब इसके बाद आती है नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है, हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंड आयनिक स्फीयर। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन एंड आयनिक स्फीयर होता क्या है, इसकी बेसिक कंसेप्ट कैसे समझते हैं? ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स में अगर साथ में उसके कोई मेटल एटम आकर अटैच होता है, कह रहा है कि पार्ट ऑफ कंसिस्टिंग सेंट्रल मेटल एटम आयन या लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो आप एक काम कर डालो, कोऑर्डिनेशन एंड आयनिक स्फीयर। नेक्स्ट,
कोऑर्डिनेशन एंड आयनिक स्फीयर, तो लिखो द पार्ट consisting of the central metal atom and ligands and directly attached to it enclosed in square brackets is called the coordination sphere, is called the coordination sphere। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर कोई भी सेंट्रल मेटल के साथ अगर एक स्क्वायर स्ट्रक्चर में एक नया कॉम्प्लेक्स आकर जुड़ जाता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है लिगेंड्स के साथ, ध्यान रखेंगे द पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, मतलब सेंट्रल एटम के साथ कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो लिगेंड्स को छोड़कर, क्योंकि सेंट्रल मेटल से जुड़ने का सिर्फ अधिकार लिगेंड्स को है, लेकिन एक साइड स्फीयर से आकर, एक स्क्वायर ब्रैकेट से आकर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स भी अगर अटैच्ड हो जाता है तो वही कहलाता है आपका आयनोस्फीयर। ठीक है, तो जिससे में आयनिक स्फीयर जो होते हैं, ध्यान रखेंगे आयनिक स्फीयर में आयनिक इज कॉल्ड आयनिक स्फीयर ऑफ द, पूरा लिख दो, ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे में Cu NH3 SO4, ये एक आयनिक सॉल्यूशन है, और जब आप इस आयनिक सॉल्यूशन को तोड़ोगे तो ये ऐसे टूटता है, Cu NH3 SO4 2-। ठीक है, तो ये जो SO4 2- है, यही जो आपको कॉम्प्लेक्स होता है, इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक स्फीयर। क्या है ये एक आयनिक स्फीयर। तो याद रखेंगे आयनिक स्फीयर किसे कहते हैं, तो क्या होता है आयनिक स्फीयर, तो कह रहे हैं कि ऐसे जो लिगेंड्स, किसी भी सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ लिगेंड्स अटैच्ड होता है, लिगेंड्स के बाद अगर कोई कॉम्प्लेक्स अगर आकर फिर भी सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं आयनिक स्फीयर। ठीक है, अब एक टर्म आता है, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन क्या होता है कि अगर कोई लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड होता है सेंट्रल मेटल या आयन के साथ, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन जो है हमारे सिलेबस में पार्ट में नहीं है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, लिख लो, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी अगर डेफिनेशन कभी पूछ दिया तो आप याद रख लो। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, डेफिनेशन लिखो द spatial arrangement, the spatial arrangement of the ligands directly attached to the central atom or ion constitute of polyhedron about the central atom। ठीक है, this polyhedron is termed as कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो ये
कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्या होता है अपने एक डिफरेंट शेप में आता है। जैसे वो टेट्राहाइड्रल होगा, ऑक्टाहाइड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। आई बात समझ में? जैसे इनकी मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो शेप डिसाइडेबल फैक्टर हो सकते हैं ना, कि कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका नेचर ऑक्टाहाइड्रल होता है, तो ऑक्टाहाइड्रल जो नेचर हो ना उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रोन। ठीक है, तो कहते हैं कि जो स्पेशल, ऐसे समझ लो ना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका एक अरेंजमेंट दे देना, एक शेप दे देना। ठीक है, तो वो जो शेप होता है कॉम्प्लेक्स का वही कहलाता है पॉलीहाइड्रोन। ठीक है, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। वो स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है? सेंट्रल एटम लिगेंड्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में जुड़ा हुआ है। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में जुड़कर अगर वो टेट्राहाइड्रल बनाता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया टेट्राहाइड्रल शेप। अगर वो ऑक्टाहाइड्रल बनाता है तो हो गया ऑक्टाहाइड्रल शेप। वो अगर वो पिरामिड क्या कहते हैं बाइपिरामिडल बनाता है तो हो गया बाइपिरामिडल। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो डिफरेंट शेप होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रोन। ठीक है, और इसके बाद की जो टर्म होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैटायनिक, एनायनिक और नेचुरल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कैटायनिक क्या होता है, एनायनिक क्या होता है, नेचुरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको अगर आपको सीखना हो तो हम कैसे सिखाएंगे। ठीक है, तो देखो इसकी जो नेक्स्ट हमारे जो छठा पार्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे डालिए कैटायनिक, छठे में डालिए कैटायनिक, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो याद रखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वह तीन तरह के होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स आपको मिलते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स, अब ये तीन तरह के कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से होते हैं? कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। अब देखो इसको समझो क्या है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो नेट पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, क्या करते हैं, अगर वो नेट पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं तो हम लोग कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर वह नेट नेगेटिव चार्ज अगर कैरी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जिसमें कोई चार्ज बराबर कैटायनिक और बराबर एनायनिक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर द कॉम्प्लेक्स विच एक काम करो, एक एक करके हेडिंग लिख लो। कैटायनिक किसे कहते हैं तो लिखो द कॉम्प्लेक्स इन विच द कॉम्प्लेक्स इन विच द complex ion carries a net positive charge are called cationic complex, are called cationic complex। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे अच्छा, Fe H2O6 Cl3 CO NH3 6 Cl3 Ni NH3 6 Cl2। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये सारे के सारे कैटायनिक होते हैं। अब क्वेश्चन करोगे कि सर कैसे, थोड़ा बता सकते हैं कैसे होगा? हमने कहा कि इसको कैसे करने के लिए हम एक को उठाते हैं। जैसे में Fe H2O6 Cl3, अगर ये टूटेगा तो बनेगा Fe, टूटेगा क्या बनेगा H, ये बनेगा क्या Fe H2O का 6 क्या 3 प्लस और 3 Cl माइनस। तो यहां पे आप देखोगे कि जो चार्ज आपको मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं। एक तरफ देखोगे तो यहां पे जो चार्ज मिल रहे हैं वो 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव। तो यहां पे जो चार्ज है वो सेंट्रल मेटल पर क्या है, प्लस चार्ज है और मैक्सिमम प्लस चार्ज है। देखिए तो जो
कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज लेकर आता है, कि नेट पॉजिटिव चार्ज अगर कैरी करता है तो वो आपका कहलाता है। तो नेट पॉजिटिव चार्ज यहां पे आप कॉम्प्लेक्स बता देगा। देखो यहां पर अगर ये Cl है, ठीक है, यहां क्या है, अगर ये Cl है तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहां जो ये टर्म होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा। तो ये कहला गया आपका क्या चीज, कैटायनिक चार्ज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स नेट नेगेटिव चार्ज अगर लेकर आता है, जैसे में अगर मान लो कि अगर हमारे पास होता K4 FeCN6 या K HeCN2, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स हो, या K2 HgI4, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स हो। थोड़ा सा लिखने में अब बहुत दिन पहली बार लिख रहे हैं, थोड़ा सा तो दिक्कत हो रही है लिखने में, पर हैंडराइटिंग समझ में आनी चाहिए। उससे मतलब नहीं है कि हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है कितनी खराब है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स होगा तो जब ये टूटेगा तो देखोगे 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस। तो यहां पे ये जो कॉम्प्लेक्स अगर ये नेट पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर लेकर आया तो हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और ये भी टूटेगा तो नेट नेगेटिव चार्ज कितना है, 4 माइनस है। यहां देखोगे तो यहां 3 प्लस है और यहां क्या है, 4 माइनस है। आएगा समझ में? तो यहां पे 3 प्लस है और यहां पे क्या है आपका 4 माइनस है। समझ में आ रहा है? तो ये जो नेट नेगेटिव चार्ज, यहां ध्यान से समझिए, यहां पे 3 प्लस है और यहां पे क्या है 4 माइनस है। तो ये 4 माइनस यहां पे डिसाइडेबल फैक्टर है, इसलिए ये हो गया आपका एनायनिक और ये हो गया आपका कैटायनिक। और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है, द कॉम्प्लेक्सेस विच कैरी नो नेट चार्ज, क्या लिखेंगे, द कॉम्प्लेक्सेस विच कैरी नो नेट चार्ज आर कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे में NiCO4 PtNH3 होल स्क्वायर Cl2, ये सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आपके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस तरह से आपके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हम लोग सीख लिए कि कोई कौन से हमें टर्म यूज करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तो वहां सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, चार्ज नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।